चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन पे। और हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन पे जो है आज 25 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं हिस्ट्री का। और इन 25 क्वेश्चनों को जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए, पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। आजकल तो हर स्टेट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हिस्ट्री के आने चालू हो गए हैं। तो सभी का मिक्सअप मैंने लिया है। इसमें मॉडर्न इंडिया भी है, इसमें मेडाइवल का भी है और इसमें एंशिएंट का भी क्वेश्चन है। और 25 क्वेश्चनों का एक सेट है इसी को, और इसी को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत पर पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा ये कह रहा है बी ऑप्शन कि अंग्रेजी शिक्षा माध्यम में आने से पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी, यानी कि समान थी। तीसरा ये कह रहा है कि इसने तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन का व प्रतिरोध को जन्म दिया। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इसने एक राष्ट्रीय चेतना का विकास विकसित किया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन आदि आंदोलन प्रारंभ हुआ। और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यही पूछ रहा है ना। केवल ए बी सी है, केवल ए और सी है, केवल बी और सी है और ए बी सी डी है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और मान लीजिए ये यूपीएससी का प्रश्न हो। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपीएससी लेवल के प्रश्न है और काफी अच्छे प्रश्न है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें कौन सा सही नहीं है। पहला, अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा माध्यम में आने से पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी। तीसरा, इसने तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन का प्रतिरोध को जन्म दिया। और चौथा है कि इसने एक राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन इत्यादि आदि प्रारंभ हुए। और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आप जानते हैं कि भारत में राजनीतिक सत्ता बनने के साथ ही यह आवश्यक हो गया था कि इनसे जुड़े लोगों की आवश्यकताओं और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आगे ले जाने का जो चीजें हैं, ले जाने की जो बात इसमें की गई। एक मिनट आप सभी रुक जाइए, मैं चेक कर लूं आवाज प्रॉपर जा रहा है। प्रारंभ में चूंकि अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया था, पाश्चात्य विचारों के माध्यम से सिर्फ उच्च वर्ग को प्रभावित किया था। इसका प्रभाव यह हुआ कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके कारण ही भारतीय जो संस्कृति व परंपरा है, उन परंपरा की भावना को चुनौती भी मिली और भारतीयों को अपनी कुशलता और निपुणताओं को भी चुनौती मिली। और इससे एक छोटे वर्ग में भी इसका विरोध हुआ। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अंग्रेजी शिक्षा माध्यम से भारत में एक नई सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ, जिसने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन आदि को प्रोत्साहित किया। यही बात तो कह रहा है ना कि इसने राजनीतिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। ये बात तो सही है। इस प्रकार अगर ये कहा जाए कि राजनीतिक चेतना के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी इसने प्रभावित किया, तो यह भी बात गलत नहीं होगा। तो इसका जो सही, चूंकि पूछ रहा है सही नहीं है और यही पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी जो है सही नहीं है। तो अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन व प्रतिरोध को जन्म दिया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राज की पहल दिखाई देती है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 19वीं सदी में जो है क्या दिखाई देती है, राजकीय पहल दिखाई देती है। पहला गणित है, भौतिक है, विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। दूसरा है गणित है, भौतिक विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान व चिकित्सा है। तीसरा है धर्मशास्त्र है, साहित्य है और गणित है। और चौथा है कला है, भाषा विज्ञान और नाट्य शास्त्र। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राज की पहल दिखाई देती है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपके सामने आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा है और आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कौन से व्यवस्थित रूप से जो है राज की पहल दिखाई देती है।
आप जानते हैं कि 1802 में ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यहां तक कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना, तो भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण है, लिख लीजिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है, अब बताइए। मैं तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना होती है 1887 में। कब होती है? 1887 में। अब ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपका 1851 में। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको। मद्रास में प्रथम राजकीय मेडिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1868 में होती है। ठीक है, मद्रास में प्रथम मेडिकल, ठीक है, कॉलेज कहिए, यह 1858 को होती है। अब समझिएगा बात को, ठीक है। 1868 में होती है, 58 नहीं 68 है, 1868 में होती है। और 1869 में भारत सरकार के राजकीय संगठन का जो है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1887 में हुई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1851 में यह हुआ, यानी कि भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। बात समझिएगा, इस तरह के जो प्रश्न है आपके, इस तरह के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। 1869 में भारत सरकार के राजकीय संगठन का गठन हुआ तथा संक्रामक रोग विभाग की भी नियुक्ति की गई 1869 में। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि 1896 में इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना हुई थी। लिखिए 1896 में इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना 1896 में हुआ था। इस प्रकार अगर आप देखें तो 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राज्य की पहल दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान या चिकित्सा और गणित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन बी क्यों इसका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में गणित भी है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1802 में हुई थी, तो ये सारी बात आपको इसमें लिखना है। 1896 में इंडियन मेडिकल सर्विसेज की स्थापना हुई, यानी कि हम कह सकते हैं चिकित्सा की बात की जा रही है। भारतीय वनस्पति विज्ञान की बात 1887 में की गई थी। मद्रास में प्रथम मेडिकल कॉलेज 1868 में बात की गई थी। और गणित की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1802 में इस देश में ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1800 किया गया था। ठीक है, तो ये बात मैं लिख भी दे रहा हूं। जो भी चीजें हैं, जो भी डेटा है, डेटा को जरूर याद रखिए, क्योंकि आजकल इतिहास के प्रश्न में डेटा ज्यादा पूछ रहा है। ट्राइग्नो लिख लीजिए, मेडिकल, ट्रिग्नो मेडिकल बेसिकली अगर बात करें, मेट्रिकल बेसिकली कहता है, ट्राइग्नोमेट्रिकल लिखिए, ऐसे लिखिए, ट्राइग्नो मेट्रिकल की जो स्थापना है यह किया गया था 1802 में। अब समझिएगा, यही बात कहा मैंने। वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1887 में, वनस्पति सर्वेक्षण। आजकल डेटा भी पूछा है, तो इसलिए डेटा को याद रखना है। स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1887 में किया गया था, 1887 में किया गया था। अभी मैंने कहा भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1851, लिख लीजिए, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1851 में किया गया था। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 1868 में मैंने कहा कि मद्रास में राजकीय मेडिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। 1868 में मद्रास में राजकीय मेडिकल डिपार्टमेंट विभाग, राजकीय मेडिकल विभाग। तो क्या 19वीं सदी में सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी को? अब बताइए, बात समझ में आया? 1802, 1851, 1868, 1887, तो क्या ये बातें हम नहीं लिख सकते हैं? ठीक है,
तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। इतना बेहतरीन प्रश्न है, आपके यूजीसी नेट में, आपके यूपीएससी में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे न पूछा गया हो। तीसरा प्रश्न है कि मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का निम्नलिखित में से किस पत्र में इस आधार पर विरोध किया गया कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए। द हिंदू में कहा गया, अमृत बाजार पत्रिका में कहा गया, या द ट्रिब्यूनल में कहा गया, या मद्रास मेल में कहा गया। चार ऑप्शन है और बताइए, इस तरह के प्रश्न मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं इस बात का, पूरे यूट्यूब पे इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। इतना बढ़िया बढ़िया जो प्रश्न मैं दे रहा हूं ना आपको, इतना बढ़िया प्रश्न पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको। इतना टेढ़ा प्रश्न कोई नहीं बना सकता, इससे टेढ़ा तो आयोग नहीं बना पाएगा। तो मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का निम्नलिखित में से किस पत्र में किस आधार पर विरोध किया गया कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए। यह बात कब कहा गया था? आप जानते हैं कि एक समाचार पत्र का बहुत बड़ा रोल था उस आधार पर, और उस समाचार पत्र में, ठीक है, एक थे अय्यर साहब, एक भारतीय वकील थे, और 1877 में अय्यर साहब ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले मूल निवासी थे। याद रखिएगा, सर शेषाद्री अय्यर उनका नाम था। उन्होंने 1893 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था, और वह समाचार पत्र और कोई नहीं, वह समाचार पत्र मद्रास मेल था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उस समाचार पत्र का नाम मद्रास मेल था, और मद्रास मेल समाचार पत्र के आधार पर ही इन्होंने विरोध किया था कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन किसने कहा था? अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो लिखिए सर शेषाद्री, लिखिए सर शेषाद्री अय्यर। सर शेषाद्री अय्यर, ये साहब अय्यर साहब का नाम सुना होगा। ये क्या थे? एक भारतीय वकील थे। एक क्या थे? भारतीय वकील। लिख लीजिए, ये क्या थे? भारतीय वकील थे। अब समझिएगा बात को। और 1877 में इन्होंने 1877 में इन्होंने क्या मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले, याद रखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले ये क्या थे? पहले मूल निवासी थे। लिख लीजिए, पहले मूल निवासी थे। पहले क्या थे? ये मूल निवासी थे। 1893 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया था। लिख लीजिए, 1893 में 1893 में मद्रास उच्च न्यायालय के, मद्रास उच्च, जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था। न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। मैं वादा करता हूं, मैं दावा अभी भी कर रहा हूं, कोई भी इस तरह का इतना टफ क्वेश्चन आपसे मैं पूछ नहीं सकता है। जितना टफ हो उतना टफ मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी के एकदम चार्म क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। और एक बार करके तो देखिए, इतना बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब मिल गया ना, इन्होंने कहा भी था। तो ये मद्रास मेल में बेसिकली इन्होंने इसका जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न में यह कहा गया चार चीजें कि संगठित श्रमिक वर्ग की धारणा भारतीय जनता की धारणा की जड़ें जब शुरू नहीं हुई तब तक अस्तित्व में नहीं थी। पहला ऑप्शन है कृषक आंदोलन में, दूसरा है बहिष्कार आंदोलन में, तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय श्रमिक वर्ग, और चौथा है भारतीय नौसेना विद्रोह। चौथा प्रश्न ये कह रहा है, आप सभी जानते हैं कि, और ये प्रश्न में यह कहा गया है कि संगठित श्रमिक वर्ग की धारणा भारतीय जनता की धारणा की जड़ें जब शुरू नहीं हुई तब तक अस्तित्व में नहीं थी। इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कि कौन अस्तित्व में नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना ने तो अचानक विद्रोह कर दिया। तलवार नामक जहाज में नौसैनिक शिक्षा दी जाती थी,
और इसी जहाज के अफसर के द्वारा भोजन, वेतन, भेदभाव को लेकर पहले ही असंतोष की गलियों में ने उन्हें विद्रोह के लिए भड़का दिया। इस बात को लेकर हड़ताल हो गई और यह हड़ताल सीधे ही मझगांव, डॉकयार्ड और में लगातार वे फैलती चली गई और 1946 आते आते सारी नौसेना में हड़ताल हो गई। 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने 20 बड़े जहाजों के साथ इस हड़ताल में सभी शामिल हो गए। इन्हीं जहाजों में तिरंगा लहराया गया, ठीक है, और लाल झंडा भी लहराने गया। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारतीय नौसेना विद्रोह। कब हुआ था? तो भारतीय नौसेना विद्रोह जो मुंबई में 18 फरवरी 1946, याद रखिएगा 18 फैब 1946, ठीक है। और 18 फैब 1946 याद रखिए कहां पर? तो वह स्थान है बंबई में। बंबई में भारतीय नौसेना, लिखिए, भारतीय नौसेना ने क्या किया? नौसेना ने अचानक विद्रोह कर दिया। अचानक क्या किया? विद्रोह कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। और उस जहाज का नाम क्या है? तलवार नामक जहाज में। कौन सा जहाज है? तो जहाज का नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा तलवार नामक जहाज। तलवार नामक जहाज, तलवार नामक जहाज, याद रखिएगा। और नौसैनिक यहां पर क्या दी जाती थी? यह नौसेना की शिक्षा दी जाती है। नौसैनिक शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। तलवार नामक जहाज, याद रखिएगा। और इसी जहाज के एक अफसर के द्वारा जो है पहले, सबसे पहले कहा गया, असंतोष की ने मतलब क्या किया? विद्रोह को और भड़का दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? अब बुद्ध के बारे में सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्रबुद्ध है, शक्तिशाली है, प्रतिभा है, या धार्मिक उपदेशक है? आपसे ये बस पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर आपने पढ़ा है, भाई गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश श्रावस्ती में, सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया, उनका महापरिनिर्वाण कुशीनारा मल्लों की राजधानी में हुआ, 4 जो है बौद्ध संगीतियां हुई, ठीक है, ये पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ, कनिष्क के समय हुआ, सब पढ़ा है। लेकिन आपसे सिर्फ ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर आप बताइए कि बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? क्या बुद्ध शब्द का अर्थ प्रबुद्ध है? क्या शक्तिशाली है? क्या प्रतिभा है? क्या धार्मिक उपदेशक है? आखिर बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द बेसिकली, बुद्ध वह है जिसने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। परम ज्ञान, जिसने जीवों को जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की क्षमता हो। यानी कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो उसका मतलब होता है प्रबुद्ध होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लिख लीजिए, बुद्ध वह है, लिख लीजिए, बुद्ध वह है जिसने क्या किया है? परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। परम ज्ञान को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। बुद्ध वह है जिसने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। परम ज्ञान का प्राप्त करने का मतलब होता है कि जीवों को जन्म, बुढ़ापा, जन्म मरण, जीवों को जन्म हो या बुढ़ापा हो या इसके साथ साथ रोग हो, मृत्यु के चक्र से, रोग लिख लो, मृत्यु के चक्र से क्या किया हो? मुक्ति करने की क्षमता, मुक्त करने की क्षमता, मुक्त करने की क्षमता, बात समझ में आया? तो बस आपसे यही पूछा था कि बुद्ध शब्द का प्रबुद्ध इसका हो जाएगा। यह ज्ञान जो है मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक पूर्णता की एक अंतिम स्थिति होती है जिसे मृत्यु के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता है। यह केवल ध्यान और मानसिक साधना के माध्यम से जो है इसे प्राप्त किया जा सकता है। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया और 6 वर्षों तक लगातार तपस्या किया। बात समझ में आया कि नहीं? तो वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। आप सभी जानते भी हैं। 35 वर्ष की उम्र उनको लग गई। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, कैवल्य को प्राप्त कर लोगे। तो गौतम बुद्ध ने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे
ध्यान करते हुए ज्ञान को प्राप्त किया, 6 साल का कठिन तपस्या किया और उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन से उनका नाम बुद्ध पड़ा। याद रखिएगा, ये बुद्ध नाम क्यों पड़ा? तो पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान उन्होंने लगाया था और ध्यान लगाते लगाते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष हो गई थी। गहन तपस्या, घोर तपस्या से उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन से उनका नाम क्या पड़ा? उनका नाम बुद्ध पड़ गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रबुद्ध। अगला क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का, निम्नलिखित में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, हेनसांग ने भारत के इतिहास को वर्णन करते समय गुप्त वंश के शासनकाल का उल्लेख किया है। दूसरा, हेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया। तीसरा, फायान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की। ये 3 चीजें आपसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन चूंकि थोड़ा छोटा हो गया है और ये चूंकि पूरा नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो मेन चीज बस ये है कि पहला ऑप्शन जो आपसे पूछ रहा है कि 1 और 2 सही है, दूसरा कह रहा है कि 2 और 3 सही है, तीसरा मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पे नीचे कट गया है, तो 1 और 3 सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, और चौथा कह रहा है डी ऑप्शन जो कह रहा है आपसे इसमें कि 1 2 सभी। ठीक है, अब समझिएगा, बाकी क्वेश्चन सब सेम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, हेनसांग ने भारत के इतिहास को वर्णन करते समय गुप्त वंश के शासनकाल का उल्लेख किया है। क्या हेनसांग ने ऐसा किया है क्या? दूसरा, हेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया। क्या यह बात सही है कि हेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार का अध्ययन किया? तीसरा है, फायान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के शासनकाल में की। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। तो माय डियर, ये जो फायान ने, चीनी यात्री फायान ने जो भारत की यात्रा की, वो आपसे पूछ रहा है किसके शासनकाल में की। अगर आप एलिमिनेशन मेथड के प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो फायान की यात्रा के समय भारत में गुप्त वंश के जो शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल था, न कि हर्षवर्धन का शासनकाल था। बात समझ में आया? तो आपसे पूछा, तो ये तो वैसे ही आपका तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा तो हो जाएगा आपका गलत। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा गलत। बात समझिए, अब तीसरा जब गलत हो गया तो जाहिर सी बात है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि हेनसांग ने भारत के इतिहास को वर्णन करते समय गुप्त वंश के शासनकाल का उल्लेख किया। बात समझ में आया? और बोला कि हेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया। ये भी बात तो सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर सही लिखा है, सही है, ये इसको हटा दीजिए। ठीक है, सही है इस क्वेश्चन में, ये जो है ये टाइपिंग एरर है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है। आदि शंकराचार्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अद्वैतवाद के दर्शन को अज्ञेयवाद कहा जाता है। दूसरा, आदि शंकराचार्य ने वेदों को वास्तविक ज्ञान का मूल माना। तीसरा, आदि शंकराचार्य ने भक्ति को वेदांत परंपरा से जोड़ा। और चौथा है, आदि शंकराचार्य का जन्म जो है मथुरा में हुआ था। अब ध्यान से पढ़िए और इसका एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कीजिए और खुद सोचिए कि इस प्रश्न में अगर मान लीजिए नहीं भी मालूम हो, अगर एक भी चीजें आपको पता हो, तो भी तो आप चीजें कर सकते हैं ना। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, देखिए, आदि शंकराचार्य का जन्म मथुरा में हुआ था, क्या? बिल्कुल गलत बात है। इनका जन्म मथुरा में नहीं हुआ था, इनका जन्म केरल में हुआ था। कहां हुआ था? केरल में हुआ था। जैसे ही आपको यह पता चला, आपने देखा कि सर ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा हुआ है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो ये तो वैसे ही गलत होएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और उनका जो दर्शन था, अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वेदों को वास्तविक ज्ञान का जो है मार्ग माना है। तो वैसे ही इस सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर आदि शंकराचार्य के बारे में आपको जानना है तो लिखिए आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य लिखिए। आदि शंकराचार्य आप जानते भी हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। तो इनका जन्म केरल में हुआ था। कहां पर हुआ था? जन्म जो हुआ था केरल में, जन्म जो हुआ था केरल में। बात समझ में आया? पहली बात तो यही हो गया कि इनका जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था, और जन्म केरल में कालांडी एक जगह है, वहीं पर हुआ था। और उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनका दर्शन जो होता है वो अद्वैतवाद, अद्वैतवाद
वाद के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है इनका दर्शन। उन्होंने वेदों को वास्तविक ज्ञान का, लिख लीजिए, इन्होंने वेदों को वास्तविक ज्ञान का, इन्होंने वेदों को वास्तविक ज्ञान का क्या माना है? इन्होंने वेदों को जो है वास्तविक ज्ञान का मूल माना है। क्या माना है? मूल माना है, आदि शंकराचार्य। और भक्ति को किससे जोड़ा है? वेदांत से जोड़ा है। इन्होंने भक्ति को किससे जोड़ा है? भक्ति को वेदांत से जोड़ा है, वेदांत से जोड़ा है। यहां तक कि इनके 4 प्रमुख मठ हैं। 4 प्रमुख मठ अगर आपसे पूछा जाए तो लिखिए 4 प्रमुख मठ। कौन कौन से मठ है भाई? तो 4 प्रमुख मठ है। एक याद रखिएगा, ज्योतिर्मठ मठ। दूसरा जो मठ है उनका लिखिए श्रृंगेरी मठ, लिखिए श्रृंगेरी मठ। तीसरा जो मठ है द्वारका मठ है, इसे लिखिए द्वारका मठ। और चौथा जो मठ है उस मठ का नाम है बेटा गोवर्धन मठ, सॉरी गोवर्धन मठ। ठीक है। तो अगर आदि शंकराचार्य से प्रश्न आए, तो अगर कोई भी प्रश्न चीजें पूछे तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना की, तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। भारतीय पुरालेख से संबंधित उपलब्धियों को पहचानिए। पहला, खरोष्टी लिपि जो होती है, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में प्रचलित रही। दूसरा, गुप्त काल के विकास सिद्ध माद्रिका नामक लिपि से हुआ है। तीसरा, जेम्स प्रिंसेप ने पियदसी नाम से ज्ञात शिलालेखों के अशोक वर्धन के शासनकाल के रूप में पढ़े गए अभिलेखों की पहचान की। और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, और इनमें से कोई नहीं सही है। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? खरोष्टी लिपि के बारे में आपने पढ़ा होगा। खरोष्टी लिपि किसे कहते हैं ये आप लोग जानते होंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या इसका सही जवाब है? यही पूछ रहा है ना कि बताइए सही को पहचानिए, क्या सही जवाब है इसका? तो देखो, जो खरोष्टी लिपि होती है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। मुख्यतः चूंकि ये कहा है प्राचीन भारत के गंधार क्षेत्र में प्रचलित रही है। ठीक है। तो आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है ना कि भाई इसका मेन जो है आप मुझे बताइए कि कौन सा जो पूछा है कि कौन सा कथन सही है, यही तो पूछा है। दूसरा है कि गुप्त काल के विकास में सिद्ध मातृका नामक लिपि से हुआ है, यह भी बात तो ठीक है। तीसरा जो आपसे पूछा गया है, तीसरा ध्यान से पूछे देखिए, तीसरा पॉइंट जो आपसे कहा गया है कि जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से ज्ञात शिलालेखों के अशोक वर्धन की बात की है, यही तो कहा है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से जो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही है, तो सभी के सभी जो है इसमें कथन क्या है? ऑल ऑल ऑफ, ऐसे लिखिए, ऑल ऑफ दीज एबव, दीज एबव, सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी कथन क्या है? सही। बिल्कुल खरोष्टी लिपि के बारे में जो अभी मैंने चर्चा किया, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में प्रचलित रही, और यही बात तो पूछ रहा है। गुप्त काल के विकास जो है सिद्ध मत का लिपि में से हुआ है, यह भी सही है, और तीसरा भी सही है। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अकबर के शासनकाल में 1/3 महत्वपूर्ण शासकीय राजस्व के अंतर्गत आता था। दूसरा, अकबर के शासन में सिक्कों के गज के माप की सुनिश्चित इकाई मानी जाती थी। तीसरा है दहसाला व्यवस्था ने किसानों की समस्याओं को अधिक बढ़ा दिया। चौथा है पैमाइश के लिए तौलकर की जाने वाली रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है मुगल कालीन व्यवस्था में? इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा सही नहीं है? ठीक है। इस प्रश्न का ध्यान से प्रश्न को देखिए और इसका सही जवाब बताइए।
तो दहसाला व्यवस्था जो थी, चूंकि अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में टोडरमल की सलाह पर लागू की गई थी और इसी के तहत तोईसाल बंदोबस्त हुआ था, जिसमें भूमि के उत्पादन और प्राप्त मूल्यों के आधार पर पिछले 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था और उस पर क्या किया था, कर का निर्धारण किया जाता था। उसका 1/10 भाग हर साल बदला जाता था, जिसे माल ए हरसाला कहा जाता था और यह एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें सीधे कृषक ही क्या करते थे, भूमि पर प्रत्यक्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। तो समस्याओं को क्या अधिक बढ़ा दिया, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। बाकी ये सब कुछ सही है, ये भी सही है, अकबर के सिक्कों ये भी सही है, पैमाइश ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी सी जो है ये गलत है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई, कृषि भूमि के कर के संग्रह को राज्य संगठित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी, जहांगीर या हुमायूं के द्वारा? बताइए। 10वां प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई, कृषि भूमि के कर संग्रह को राज्य संगठित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मुख्य रूप से शुरू की गई थी। किससे शुरू की गई थी, आपसे यही पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत करने वाला उस व्यक्ति का नाम क्या है, बस यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चूंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मूल रूप से शुरू किया गया था, उस शासक का नाम है शेरशाह सूरी। चूंकि सूरी वंश का था और इसी के द्वारा जो है शेरशाह सूरी के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो लिखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था शेरशाह सूरी, चूंकि ये सूरी वंश का था, आप जानते भी हैं, इसने किसानों से क्या किया, प्रत्यक्ष संपर्क करके लगान वसूलना। चूंकि जाता सीधे किसानों से लगान वसूला जाता था, इसमें प्रत्यक्ष क्या होता था, इसमें किसानों से डायरेक्ट लिखो, प्रत्यक्ष लिखो, सब वही तो है। प्रत्यक्ष लगान वसूला जाता था वसूला जाता था, ठीक है। और ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% कृषि भूमि सम्मिलित थी। याद रखिएगा कितना, 51% कृषि भूमि, 51% कृषि भूमि सम्मिलित, कृषि भूमि शामिल, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत के, कहां पर, ब्रिटिश भारत के, लिख लो ऐसे, ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर कृषि भूमि सम्मिलित। क्लियर है, याद रखिएगा। और एरिया अगर आपसे पूछे यह व्यवस्था कहां का शुरू था, तो व्यवस्था जो है लिख लो 2-4 चीजें, जैसे मद्रास है, बंबई है, ये मद्रास हुआ, बंबई हुआ, और यहां तक कि जो है पूर्वी बंगाल असम में लागू की गई थी। पूर्वी बंगाल असम में लागू की गई थी, असम में लागू की गई थी, ठीक है ना। तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, कि ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते, डॉट डॉट डॉट, वे अपने अधीन रहने वाले कमजोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। अपने इस कथन के लिए कौन मशहूर है? अलाउद्दीन खिलजी है, या फरीद है बाद में जो शेरशाह बना, या मोहम्मद बिन तुगलक है, या फिरोज शाह तुगलक है? ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। आपके यूपीएससी में भी कई बार पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में भी इस तरह के प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, और मैं इसीलिए टफ से टफ प्रश्न करा रहा हूं, जिससे कि आप लोग को क्या मिले, आराम मिले।
आप लोग क्या करें, आप लोग को कम से कम ये लग रहा है कि हिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में भी अच्छे खासे हिस्ट्रीज पूछे जाते हैं, बिहार पीसीएस में भी तो हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बिहार एईडीओ का पेपर आ ही रहा है आप सभी का। तो अगर इस तरह के प्रश्न आपको मिले तो कहीं ऐसा ना लगे कि इसे टफेस्ट क्वेश्चन आप लोग सिद्ध करते हैं। बस यही पूछना है ना कि ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते। और लिखा है कि वे अपने अधीन रहने वाले कमजोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्टेटमेंट जो कहा गया है शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी, ये वही शेरशाह सूरी है जिसने जीटी रोड की बात की, ग्रैंड टैंक रोड की बात की। अकबर ने बाद में बहुत सी चीजों को फॉलो किया, शेरशाह सूरी का ही दिया हुआ। ठीक है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नहरों का निर्माण कराने वाला फिरोज शाह तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सभी जानते हैं कि इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, इसकी बाजार व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण रही है अलाउद्दीन खिलजी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि हाँ, क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और लिखा है अमीर ए हाजिब, दूसरा लिखा है मीर ए अर्ज, तीसरा लिखा है मुशरीफ लिखा है, चौथा लिखा है बरीद लिखा है। और इधर जो है लिख रहा है इसको क्या बोला जाता है। पहला है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का फर्स्ट। और दूसरा है ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का फर्स्ट। और नीचे थोड़ा सा कट गया है, तो खैर इसका जो मेन आंसर है मैं आपको बता देता हूं। हालांकि बीच में ये कट गया है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये टाइपिंग एरर है। तो मैं इसमें क्या आपको बताऊं कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इसका जो जैसे अमीर ए हाजिब किसे कहा था, लिखिए अमीर ए हाजिब। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइपिंग थोड़ा सा हो जाता है टेढ़ा, लेकिन बताना पड़ता। इसे मुख्य प्रबंधक को कहा जाता था, मुख्य प्रबंधक। ठीक है, मुख्य प्रबंधक को कहा जाता था। पहला हो गया। मीर ए अर्ज किसे कहा जाता था? मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज। ये मीर ए अर्ज कहा जाता था, उसे कहा था केंद्र में सेना का प्रमुख जो होता था, केंद्र में सेना प्रमुख, सेना प्रमुख। ठीक है। तीसरा मुशरीफ, मुशरीफ भी कहा है ना इसमें, मुशरीफ कहा जाता था लेखक को। ऐसे लिखिए, ये जो मुशरीफ था ये बेसिकली लेखाकार था, लिखिए। और चौथा जो बरीद था ना, बरीद बेसिकली गुप्तचर अधिकारी होता था। यह तो क्या होता था? गुप्तचर अधिकारी। बरीद लिख लीजिए, गुप्तचर अधिकारी, गुप्तचर ऑफिसर। ठीक है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये भी कट गया क्या? चलिए, निम्नलिखित में से जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। पहला है कि अभिकथन कह रहा है कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद सिरसा द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। दूसरा, अकबर ने सिरसा द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया। उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। आप बताइए 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप फटाफट सभी लोग दीजिए। 13 नंबर प्रश्न को सही जवाब क्या है? तो इस्लाम शाह एक उच्च कोटि का शासन प्रशासन विशेषज्ञ था। जो इस्लाम शाह ना, तो पहले से मैं बता दूं आपको इस्लाम शाह के बारे में जो चुकी चर्चा किया है, तो इस्लाम शाह क्या था? यह इस्लाम शाह जो बेसिकली था बेटा, एक उच्च कोटि का शासन प्रशासन विशेषज्ञ था। लिख लो, उच्च कोटि का शासन प्रशासन विशेषज्ञ। शासन प्रशासन क्या था? विशेषज्ञ था। पहली बात, उसने शासन प्रशासन संबंधी अनेक नियम भी बनाए। इसने क्या किया था? इस्लाम शाह ने शासन प्रशासन संबंधित इसने क्या बनाया? नियम बनाया, नियम बनाया। और इसकी मृत्यु के सिरसा द्वारा बनाई गई नीतियां समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, और अकबर ने सिरसा के द्वारा जो है भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों के द्वारा अपना भी लिया था। यह भी बात बिल्कुल सही है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपसे बस यही पूछा जाए कि भाई इसका सही जवाब कौन सा है। तो इस्लाम
जो शाहजहां था बेसिकली, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो आपसे यही पूछ रहा है ना कि हाँ, ये सिरसा नहीं है, शेरशाह है, ये टाइप एरर है, शेरशाह है, ऐसा लिख लीजिए, शेरशाह। ठीक है ना? तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल ये ऑप्शन बी इसकी सही जवाब हो जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन कारण जो है, जो असर्शन जो है, उसका सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? नवरत्न थे ना? नहीं था। बीरबल, रहीम, बैजू बावरा या टोडरमल? अब ध्यान से प्रश्न को देखिए और इसका जवाब दीजिए। ये तो प्रश्न आप लोग कई बार किए होंगे। अकबर के नवरत्नों का अगर नाम आपको पता होगा तो शायद इस प्रश्न को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कौन नहीं था, आपसे ये पूछ रहा है, बताइए। तो इसमें बैजू बावरा जो है वो नहीं था। बैजू बावरा बेसिकली था क्या? तो बैजू बावरा एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। ये क्या था? ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। प्रसिद्ध क्या था? अब आसान आसान क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, टफेस्ट क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तो नवरत्नों में कौन कौन सा था? तो अकबर के नवरत्नों में पहला लिख लो, मुल्ला दो प्याजा। लिखिए, मुल्ला दो प्याजा। ये सब याद रखिए, आप सभी पेपर में पूछते हैं खूब क्वेश्चन। दूसरा है आईने अकबरी लिखने वाला अबुल फजल। चलिए, अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए टोडरमल। क्योंकि टोडरमल ये आपका है ही, लिख लो, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो दिया ही था ऑप्शन में आपके। चौथा लिख लिए टोडरमल के बाद लिखिए हकीम हुमाम। हकीम हुमाम, हकीम हुमाम। ठीक है भाई। पांचवा लिख लीजिए शेख फैजी। फैजी भी था, शेख फैजी, फैजी भी था। छठवां लिख लीजिए शेख फैजी को अब्दुल रहीम खान खाना। लिखिए अब्दुल रहीम खान खाना। सातवां लिखिए बीरबल, राजा बीरबल। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मानसिंह। मानसिंह का नाम लिख लीजिए, मानसिंह, मान सिंह। क्लियर है सबको? याद रखिएगा, हकीम जो थे, हुमाम थे, इसके साथ साथ तानसेन का नाम कैसे भूल गए? तानसेन गाते थे तो मृग आ जाते थे। ये सभी के सभी जो थे, ये इनके नवरत्नों में शामिल थे। तो इसमें बैजू बावरा नहीं था, बाकी जितना भी था मैंने आप सभी को बता दिया। ये याद रखिएगा, टोटल 9 थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? बाबर और हुमायूं, हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है जो आप नहीं कर सकते। आप देखिए, बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है, सारे तो बाबर ने बाबर का बेटा है हुमायूं। हुमायूं का बेटा है कौन है? अकबर। अकबर का बेटा है जहांगीर। जहांगीर का बेटा है शाहजहां। शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। शाहजहां का बेटा कौन है? बाकी सब छोटे छोटे शासक आए, छोड़ दीजिए। और आपको कह रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन सा है कि बाबर और हुमायूं या हुमायूं अकबर, यानी कि होने वाला ऑप्शन यही दोनों है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यानी कि इसी में से कोई होगा। भाई एलिमिनेशन मेथड का अगर आप प्रयोग करते हो तो इसी दोनों में से होगा। आप जानते हैं कि हुमायूं और अकबर के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन चुकी था 1540 से लेकर 1545 तक था। ये किसका शासन था? ये शेरशाह सूरी का शासन था। शेरशाह सूरी, यही काल पीरियड था ना शेरशाह सूरी का। तो बाबर तो वैसे भी नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हुमायूं और अकबर। आंसर बी हो जाएगा। हुमायूं के शासनकाल के तुरंत बाद था। अकबर का शासन 1556 से शुरू होता है। भाई अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 तक था, यही तो था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो पीरियड था हुमायूं और अकबर के बीच का था। अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर प्रश्न।
किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह के मृत्यु के बाद मुगल जो है राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? पहला नेपियर ने, दूसरा हार्डिंग ने, तीसरा डलहौजी ने और चौथा कैनिंग ने। इस बात किसने कहा, घोषित किया कि बहादुर शाह के मृत्यु के बाद मुगल जो है राजा की उपाधि से वंचित अब रहेंगे? अब राजा वजा नहीं रहेंगे, अब राजा और राजा का राजपाट सब खत्म हो जाएगा। तो किस ने ये कहा था? तो 1856 में गवर्नर जनरल जो था कैनिंग, उसने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह होगा और उसके मृत्यु के बाद उसके आने वाली पीढ़ी, उसका आने वाला जो वंशज है वो बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। वो अब जो है मुगल नहीं माने जाएंगे, सिर्फ राजकुमार नाम के रहेंगे। ये कहने वाला कौन था? 1856 में किसने कहा था? तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने निर्णय लिया, निर्णय लिया कि भैया अब जो है बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी अब क्या होगा, बादशाह नहीं होगा, सिर्फ ये राजकुमार के रूप में इन्हें मान्यता दी जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्कुलर ए आजादी नामक परिपत्र संबद्ध है किससे? लाला हरदयाल से, तारकनाथ दास से, जीडी कुमार से या रामनाथ पुरी से? 17 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सर्कुलर ए आजादी जो है वो किससे संबंधित है। सर्कुलर ए आजादी, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न कई बार एकदम नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। तो सर्कुलर नामक जो परिपत्र जो है रामनाथ पुरी से संबंधित है। किससे? रामनाथ पुरी से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि तारकनाथ जो दास थे वो वैंकूवर फ्री में हिंदुस्तान शुरू किया था। वैंकूवर में लिख लीजिए, वैंकूवर में इन्होंने फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था, पत्रिका थी शुरू। ठीक है, रामनाथ पुरी हो ही गया। और गुरुमुखी लिपि में स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र इन्होंने ही निकाला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामनाथ पुरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते ध्यान से। कल्पना दत्त का संबंध है। कल्पना दत्त का नाम सुना होगा। काकुरी कांड से, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से या युगांतर पार्टी से? बताइए। काकुरी आप जानते हैं, काकुरी डकैती हुई चिन्हट, लखनऊ की जगह एक जगह है चिन्हट, वहां पर हुई। लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो कल्पना जो दत्त है इनका संबंध किससे था? बताइए, कल्पना दत्त का संबंध किससे था? तो आपने आईआरए का नाम सुना होगा, इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी जो है, ठीक है, रिपब्लिकन बेसिकली कहा जाता है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्यसेन का नाम प्रमुख रूप से आता है। प्यार से सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता था। मास्टर दा ने चूंकि अंग्रेजों की नीतियों से काफी दुखी होकर, रूढ़ होकर इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को स्थापित किया था। और इसी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में जो सूर्यसेन, जिसे मास्टर दा कहा जाता है, बीना दा जैसी महिलाएं इसमें जुड़ी थी। और इसी में सदस्य के रूप में आनंद गुप्ता थे, लोकनाथ थे, कल्पना दत्त थी, प्रीतिलता वाडेकर थी। ये सभी लोग उसके सदस्य थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सारे प्रश्न कराई रहा हूं। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन है? पहला ऑप्शन है आरसी मजुमदार, दूसरा है बिपिन चंद्र, तीसरा है सतीश चंद्र और चौथा है जदुनाथ सरकार। बताइए, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के जो है आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसके रचनाकार कौन थे। इसके संपादक जो थे वो थे आरसी मजुमदार। ठीक है, लेकिन सतीश चंद्र और बिपिन चंद्रा तो आप जानते हैं ये दोनों क्या थे। ये सतीश चंद्रा हो चाहे बिपिन चंद्रा, ये दोनों के दोनों क्या थे? इतिहासकार थे, ऐतिहासिक लेखक थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या थे? ये तो दोनों ऐतिहासिक लेखक थे, ऐतिहासिक लेखक।
ठीक है, बचा आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार के द्वारा ही जो है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, याद रखिएगा, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसके द्वारा? आरसी मजूमदार के द्वारा। ठीक है। और जदुनाथ सरकार ने क्या किया था? जदुनाथ सरकार ने शिवाजी के बारे में लिखा है, जबकि बिपिन चंद्र ने स्वतंत्र संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ठीक है, तो जदुनाथ सरकार ने किसके? शिवाजी के बारे में, शिवा के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आरसी मजूमदार। अगला क्वेश्चन, चलिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ कब हुआ? पहला अक्टूबर 1934 में, अप्रैल 1934 में, मई 1936 में, या जून 1940 में? समाजवादी की बात कर रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। कमेंट करके सब लोग बताइए कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो अक्टूबर 1934 में हुई थी, कांग्रेस के भीतर ही हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1934 में, कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के भीतर हुई थी, कांग्रेस के भीतर हुई थी। और इसका प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1934 में हुआ था, प्रथम सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था? याद रखिएगा, अक्टूबर 1934 में। जवाहरलाल नेहरू जी का जो झुकाव था वो समाजवाद की ओर था, और एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि समाजवाद में वे विश्वास रखते हैं। आजादी के बाद भी अगर आप देखें, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने विभिन्न समाजवादी देशों का क्या किया? दौरा भी किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर 1934, क्योंकि कांग्रेस के भीतर जो है एक समाजवादी दल की स्थापना की गई, जिसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नाम दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? हम राष्ट्रीय आंदोलन जब आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि दो ग्रुप था, एक उदारवाद था, एक उग्रवाद था। उदारवाद जो था वो क्या करता है? संवैधानिक तरीके से देश को आजाद कराने की बात करता है, लेकिन जो उग्रवाद होता है वो देश को, वो कहता है कि हम लड़के लेंगे आजादी। बात आती है 7 अगस्त 1942 की। 7 अगस्त 1942 को बंबई में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और कांग्रेस की जो अध्यक्षता उस समय किया था अबुल कलाम आजाद ने किया था। अब जानते हैं कि 1940 से लेकर 1945 तक का जो दौर था, कांग्रेस की चूंकि सम्मेलन नहीं हो पाया, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, कोई नेता नहीं बचा था। तो 7 अगस्त 1942 को बंबई में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उसी अधिवेशन में नेहरू जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन 8 अगस्त 1942 को एक दिन के बाद गांधी जी ने अपना भाषण दिया था, और उस भाषण में यह शब्द कहा था गांधी जी ने, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में हम मर जाएंगे। और एक और नारा उन्होंने दिया था, करो या मरो का। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भी दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लास्ट स्टेटमेंट जो है कि गांधी जी ने उस स्टेटमेंट को किया था। प्रस्ताव तो जरूर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, जिसका नाम रखा गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद क्या थे? अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, और 7 अगस्त 1942 भी याद रखिएगा, 7 अगस्त 1942 इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लिख लीजिए, बंबई में कांग्रेस का क्या था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बंबई में कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था 7 अगस्त 1942 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता करने वाला कौन और न था? आजाद थे। अध्यक्षता किसने किया? आजाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन 8 अगस्त को क्या हुआ? 8 अगस्त 1942 को नेहरू जी द्वारा क्या लाया गया था? तो नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, इसका नाम था भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्लियर है सबको? भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी का, जो मैंने कहा 9 अगस्त 1942 गांधी जी द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था। गांधी जी द्वारा कहा गया था, कहा गया था। क्लियर है सबको? तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया और स्वतंत्र आंदोलन के उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1931, 26 जनवरी 1932 या 31 दिसंबर 1929? ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है और आप जानते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर में जो है रावी नदी के तट पर हुआ था, ये बस यही पूछा जा रहा है। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा भी प्रस्ताव पारित किया गया और यह निश्चय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, अबुल कलाम आजाद ने किया या महात्मा गांधी ने किया? आप जानते हैं कि क्रिप्स आता है और गांधी जी कहते हैं ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, ये ऐसा चेक है जिसे अदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन और जो शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का जो नेतृत्व किया था वो अबुल कलाम आजाद ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 से 45 तो यही थे और चूंकि ब्रिटिश मंत्री था 11 मार्च 1942 को, याद रखिएगा 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश मंत्री, क्या नाम था? क्रिप्स। ब्रिटिश मंत्री क्या नाम था? क्रिप्स। क्रिप्स का दौरा होता है कहां पर? क्रिप्स मिशन के रूप में भारत भेजा गया। ठीक है, ये कहां पर आया? क्रिप्स आया भारत, एक मिशन के रूप में भारत आया और 23 मार्च 1942 में मिशन भारत पहुंचा और 30 मार्च को जो है 7 दिन के बाद कांग्रेस ने अपनी योजना प्रस्तुत किया। ये सभी चीजें आप लोग जानते भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन 1946-47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? नजम उद्दौला, कासिम रिजवी, मीर उस्मान अली या मीर विलायत अली? बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है कि हैदराबाद का निजाम कौन था? यही तो प्रश्न पूछ रहा है कि आप बताइए कि सर हैदराबाद का निजाम कौन था? ठीक है, कौन था? तो 1946-47 में हैदराबाद का निजाम जो था मीर उस्मान अली, कई जगह आसफ जा कहते हैं, आसफ जा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसने हैदराबाद पर 17 सितंबर 1948 तक शासन किया। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 तक शासन किया। उसके बाद तो देखा ही होगा आप लोगों ने किस तरह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण किया। लास्ट क्वेश्चन आज का है, ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूं? हां, मैं थोड़ा कमजोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूं। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा या जवाहरलाल नेहरू ने कहा? अभी 25 नंबर प्रश्न का आप लोग ध्यान से प्रश्न देखिए। इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। उन लोगों को लगता है कि अरे ये सब क्या बेतुका क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन तो हमको पता ही नहीं था। आप जानते हैं कि गांधी जी के पुत्र कहे जाते थे जवाहरलाल नेहरू जी, बालक मानते थे बेसिकली एक तरह से कहा जाए तो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, एक थे महात्मा गांधी और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी चूंकि 9 जनवरी 1915 को जो है भारत में उनकी एंट्री होती है और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता भी है। चूंकि गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के थे गुरु के थे महादेव गोविंद रनाडे थे। खैर ये सब चीजें अलग बात है, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी से कहा था कि क्या मैं राजनीति में आपका बालक नहीं हूं? हाँ, मैं थोड़ा कमजोर और थोड़ा भटका सा जरूर हूं। तो ये स्टेटमेंट कहने वाला और कोई व्यक्ति नहीं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम जो क्वेश्चन है मैं अभी भी कह रहा हूं यूपीएससी इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा। जितना भी प्रश्न मैंने दिया था सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ये प्रश्न खास करके नेट की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, स्टेट पीसीएस में भी आजकल बहुत टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए बुद्ध का अर्थ क्या है या बरीद किसे कहते हैं
या अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल था, या शेरशाह सूरी का जो है कार्यकाल मान लीजिए बीच में ऐसे प्रश्न उठा के पूछते। तो जितने भी प्रश्न थे ओवरऑल अच्छे प्रश्न थे और इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिएगा। आपके यूपीएससी के लिए तो एकदम रामबाण है ये सारे प्रश्न। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को चीजें अच्छी लगी होंगी। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।